नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं बिल्कुल ही शानदार होंगे और बिहार दरोगा की आप अपनी तैयारी को बिल्कुल अंजाम दे रहे होंगे। देखिए, इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। तैयारी नहीं करेंगे, मार खा जाएंगे, कहीं ना कहीं नुकसान हो ही जाएगा। इसलिए तैयारी करिए। उसी क्रम में चलिए, मैं आप लोगों को बताया ही था कि जो भी मैं टेलीग्राम पर आपको क्विज कराऊंगा, वो सारे क्वेश्चन मैं यूट्यूब पर भी अपलोड करूंगा। उसका बिल्कुल डिटेल में सॉल्यूशन भी मैं बताऊंगा। तो वही सारी चीज़ें हम लोग इसमें सीखेंगे। मैं आपको बता दूं कि देखिए, 50 क्वेश्चन है इसमें कुल मिलाकर के, जो जीके जीएस के हैं, है ना। 50 प्रश्न यहाँ पर आपको दिख गया होगा, कुल जीके जीएस के हैं। आपको पता है कि बिहार दरोगा में जीके जीएस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये टेस्ट नंबर 1 है। देखिए, यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा, है ना। टेस्ट नंबर ये 1 है और हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं। एग्जाम में आपको बिल्कुल डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेगा, क्योंकि यह जो क्वेश्चन सेट कर रहे हैं ना, बिल्कुल नए पैटर्न जो 1275 में एग्जाम हुआ है, बिल्कुल उसी पैटर्न पर इसको किया गया है। तो चलिए, वक्त ना गवाते हुए इसको हम शुरू करते हैं। इसको पहले जूम कर लिया जाए थोड़ा सा, हाँ, ताकि आपको दिख जाए अच्छे से। चलिए, यहाँ से शुरू करते हैं, या थोड़ा सा और कर लेते हैं। हाँ, ये सही हो गया। आइए, तो पहला प्रश्न, अटॉर्नी जनरल, जी हाँ, अटॉर्नी जनरल जो है, कह रहा है कि नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। अटॉर्नी जनरल की जो नियुक्ति है, यह किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन दिया है, राज्यपाल, संसद द्वारा नियुक्त किया जाता है, या राज्य विधानमंडल द्वारा, कि राष्ट्रपति द्वारा। तो जो अटॉर्नी जनरल होते हैं ना, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल हूबहू एग्जाम में पूछ देगा अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति। कुछ लोग राज्यपाल लगाएंगे, कुछ संसद लगाएंगे, है ना। याद रखना है कि राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। दोस्तों, इसमें कुछ इजी प्रश्न मिलेंगे, कुछ मॉडरेट मिलेंगे और कुछ कठिन भी मिलेंगे। क्योंकि जब आप एग्जाम देते हैं तो आप देखते हैं कि परीक्षा में तीनों लेवल के प्रश्न आपको देखने को मिलता है। आसान प्रश्न और मध्यम वर्ग का, और फिर एक कठिन प्रश्न। तो तीनों हमने भी शामिल किया। चलिए, प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, सत्यार्थ प्रकाश 1874 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने प्रकाशित किया। इसका हिंदी भाषा में प्रकाशन किसने किया? अब बच्चे पढ़ते हैं सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती, है ना, इतने याद करते हैं। लेकिन इतना से काम नहीं चलेगा। कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछ देगा अच्छे से, लेवल बना करके, तो गड़बड़ा जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, जो सत्यार्थ प्रकाश है, इसका हिंदी में प्रकाशन जिन्होंने किया है, उनका नाम है केशव चंद्र सेन। जी हाँ, किसने? केशव चंद्र सेन। याद कर लीजिए, केशव चंद्र सेन, हूबहू एग्जाम में आ जाएगा प्रश्न। चलिए, तीसरा सवाल। अच्छा, आप लोग अगर इसका आंसर पता है तो आप लोग काउंट करते रहिएगा। वीडियो के आखिरी में आप लोग कमेंट करिएगा कितना सही हुआ है आपका। चलिए, 3 नंबर सवाल, भारत के किस राज्य में बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? बिहू पूछ रहा है ना। तो बिहू किस राज्य में? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो जो बिहू महोत्सव है ना, वह असम, कहाँ? असम में आयोजित किया जाता है। तो नोट कर लीजिए, बिहू महोत्सव असम में आयोजित किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं। आगे चलें, अगले प्रश्न पर आते हैं। चौथा नंबर सवाल, किसने 1857 की क्रांति का नेतृत्व बरेली से किया था? बरेली से किसने किया था? 4 ऑप्शन है, खान बहादुर खान, तात्या टोपे, मौलवी अहमद उल्ला, या सुरेंद्र शाही। तो जो अगर बरेली से पूछे तो बरेली से बताएंगे कि खान बहादुर खान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इसका भी ए ही ऑप्शन सही है ना। इसका भी ए ऑप्शन ही सही है। 4 प्रश्न हम लोग देख चुके हैं। आते हैं 5वें नंबर सवाल। क्या कह रहा है? देखिए, राष्ट्रीय उद्यान से हर बार प्रश्न पूछता है, आप लोग को पता है, और ये भी प्रश्न पूछा ही गया है। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है?
ऑप्शन में आपका मिजोरम, मेघालय, महाराष्ट्र, मणिपुर, 4 ऑप्शन है। तो मुरलेन जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, वह आपका मिजोरम, कहाँ में है? मिजोरम में मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान है। तो याद कर लीजिए, सीधा प्रश्न एग्जाम में टकराएगा मुरलेन, तो याद कर लीजिएगा कि मिजोरम। चलिए आगे चलें, अगले सवाल पर चलिए। पृथ्वी पर सबसे प्राचीन जीव कौन है? कवक, नील हरित शैवाल, अमीवा या युगलिना? सबसे पुराना, तो सबसे पुराना की बात कर दें तो सबसे पुराना जो है वह नील हरित शैवाल है। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, है ना। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है टेलीग्राम चैनल का, वहां से ज्वाइन करके आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर लीजिएगा अगर इच्छुक होंगे तो, और नहीं इच्छुक होंगे तो कोई बात नहीं। इसका जो क्वेश्चन है टेस्ट मैं टेलीग्राम पर करा चुका हूं, अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, प्रति शनिवार को आपको इसका जो टेस्ट है, क्विज है, टेलीग्राम पर अभी मिल रहा है, बाद में आपको फिर प्रतिदिन मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए बढ़िया प्रश्न है। मूल शंकर के नाम से भी जाने जाते थे, इनमें से किससे मूल शंकर? देखिए 4 ऑप्शन है, मूल शंकर पूछ रहा है। ऑप्शन है विवेकानंद, सहजानंद, दयानंद, बिरजानंद। 4 ऑप्शन है। तो मूल शंकर जो है वह नाम है स्वामी दयानंद। किसका? दयानंद का जो है मूल नाम वह मूल शंकर है। और विवेकानंद का, तो विवेकानंद का पूछे तो बताएंगे नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र मोदी नहीं, नरेंद्र नाथ दत्त, है ना, ये विवेकानंद का। दयानंद का मूल शंकर। ओके। सार्क के देश में शामिल नहीं है। सार्क के देश में कौन कौन शामिल नहीं है भैया? 4 ऑप्शन है, म्यांमार, अफगानिस्तान, भारत और डी है मालदीव्स। जी हाँ, मालदीव्स, ठीक ना। कौन सार्क में शामिल नहीं है? तो सार्क में जो है यह 8 देश है सार्क में, है ना। सार्क में कितने देश हैं? 8 देश, जिसमें आपका म्यांमार शामिल नहीं। तो जो ए हो जाएगा ऑप्शन, वह हो जाएगा सही। कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा सही। बाकी दोस्तों आप लोग जो भी इसमें टॉपिक है उसको डिटेल से पढ़ लीजिएगा। ये सारे टॉपिक जो है वो बिहार दरवा के लिए महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान देना। चलिए आगे चलते हैं 9वें नंबर सवाल पर। निम्न में से कौन अपेक्षित घनत्व का मात्रक है? मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम प्रति मीटर, किलोग्राम, या इनमें से कोई नहीं? तो जो अपेक्षित घनत्व है इसका कोई मात्रक नहीं होता है, यह मात्रकहीन राशि है। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं। ठीक, यानी कि डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चले 10वें प्रश्न पर चलिए। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध, ऑप्शन है 14 जनवरी 1764, 14 फरवरी 1764, 14 जनवरी 1761, 14 फरवरी 1761। पानीपत का तीसरा, तो तीसरा जो युद्ध है वह हुआ है 14 जनवरी 1700, यानी कि दूसरा और पहला भी हुआ है। तो पहला 1526, दूसरा 1570, तीसरा 1761। तो 4 ऑप्शन आप जान गए कि जो राइट आंसर होगा वह 14 जनवरी 1761 राइट हो जाएगा। आगे चलें, चलिए अब आते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। भारतीय क्रांति की जननी, जी हाँ, भारतीय क्रांति की जननी कहा गया है। 4 ऑप्शन है, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, स्नेहलता वाडेकर, मैडम भीकाजी रुस्तम कामा, है ना। 4 ऑप्शन आपके सामने दिखे, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, स्नेहलता वाडेकर, मैडम भीकम
भिकाजी, रुस्तम, कामा, है ना, 4 ऑप्शन। तो जो राइट आंसर है भारतीय क्रांति की जननी, वह रुस्तम कामा को ही कहा गया। किसे कहा गया? भिक्काजी रुस्तम कामा को ही भारतीय क्रांति की जननी कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए यह वीडियो जो है, अब आप सोच रहे हो कि इसको पूरा डिटेल क्यों नहीं करा रहे हैं, तो डिटेल नहीं, ये बस एक रिवीजन के तौर पर इसको लीजिए। किस तौर पर? रिवीजन के तौर पर। बाकी जो क्लास है मैं वो डिटेल में करा रहा हूँ, यह आप रिवीजन मान के चलिए। जो आप परीक्षा में इजी प्रश्न गलत करते हैं, जो सामान्य प्रश्न को गलत कर देते हैं, जो सभी बच्चे गलत नहीं करते हैं, आप उसको गलत कर देते हैं, तो उसके लिए ये है कि गलत ये नहीं हो पाएगा, है ना। चीजों को आप समझ रहे हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर। बहुत बढ़िया सवाल है। कह रहा देखिए, निमाड़ी एक नस्ल है। आप जानते हैं कि बिहार दरोगा में नस्ल से भी प्रश्न पूछा जाता है। जी हाँ, नस्ल से भी प्रश्न पूछा जाता है, और एक प्रश्न लगभग आपको मिल ही जाएगा, चाहे पीटी में मिल जाए चाहे मुख्य परीक्षा में मिल जाए। तो जो निमाड़ी नस्ल है, ऑप्शन देखिए, गाय, भैंस, बकरी और भेड़, है ना। तो निमाड़ी जो नस्ल है वह किसकी है? गाय की नस्ल है। किसकी? गाय की नस्ल है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। भैंस मत याद रखिएगा। कैसे याद रखिएगा? आप लोग जानते हैं ना कि गाय क्या होता है, बहुत ही सीधा। जब जब कोई आदमी सीधा होता है तो कहता है ये बिल्कुल गाय है। गाय सीधा है मतलब नहीं मारता है। नहीं मारता को आप जोड़िए नी मारी, नहीं मारी नी मारी, जोड़िए तो कौन नहीं मारता है? तो गाय नहीं मारता है। तो गाय से आप रिलेट कर लीजिएगा कि गाय जो है बहुत सीधा है, नहीं मारता है, यानी कि नी मारी गाय। और ऐसे करके आप रिलेट करके याद कर ले सकते हैं। चले आगे। चलिए 13वें नंबर सवाल। उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय अथवा आदेशों की समीक्षा का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन 137, 138, 139 और 140। कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के जो निर्णय है वो अपने आदेशों की समीक्षा भी कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है भैया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 137। अपना जो कोई निर्णय दिया तो भैया उसकी फिर से समीक्षा कर सकता है कि निर्णय कहीं गलत तो नहीं है ना। तो वह 137 अनुच्छेद के तहत होता है। 14वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, आगे हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष समेत, मतलब एक तो अध्यक्ष होगा, उसको मिला करके कुल कितने सदस्य होंगे? राज्य मानवाधिकार की बात कर रहा है, तो एक अध्यक्ष और 2 और सदस्य, यानी कि कुल कितने हो जाएंगे? 3। तो 3 कौन सा है? सी नंबर ऑप्शन जो सही है ना। 3 नंबर जो ऑप्शन है वह बिल्कुल सही है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। चलिए 15वां नंबर सवाल। 2 अस्पा सिंह अस्पा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार पुलिस से लेकर के और यह बिहार दरोगा तक यह प्रश्न पूछा गया है। जी हाँ, बिहार पुलिस में तो पूछा ही जाता है, बिहार दरोगा में भी इस प्रश्न को आप देखेंगे, वहां भी पूछा जाता है ना। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 2 अस्पा सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू किया था? ऑप्शन है शाहजहां, अकबर, जहांगीर और औरंगजेब। तो 2 अस्पा सिंह अस्पा जो है यह किसने? जहांगीर ने स्टार्ट किया है। किसने किया है? जहांगीर ने प्रारंभ किया है 2 अस्पा सिंह अस्पा। कोई दिक्कत? तो इसका ऑप्शन होगा वह सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलें आगे। चलिए अगला प्रश्न। कटी, जली एवं कच्ची सतह पर कौन से सूक्ष्म जीव पनपते हैं? कटी, जली, जैसे कट जाता है या फिर जल जाता है किसी का कोई हाथ पैर, तो वहां कौन सा सूक्ष्म जीव पनपते हैं? 4 ऑप्शन है। साल्मोनेला टाइफी, स्टेफिलोकोकाई या स्टेफिलोकोकस कह लीजिए इसको, और जो तीसरा ऑप्शन है इधर है वह है साइनोबैक्टीरिया। इनमें से कोई नहीं। तो जो राइट आंसर है ना
वह है स्टेफिलोकोकस या स्टेफिलोकोकाई, है ना। यही बी ऑप्शन है, स्टेफिलोकोकस या स्टेफिलोकोकाई बी है, वह सही आंसर हो जाएगा। तो 16 नंबर प्रश्न आप देख लिए। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 17 की ओर। देखते हैं 17वां नंबर सवाल क्या कह रहा है। हाँ, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 17। 17 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। विश्व जल मग्नता दिवस। अब आपको मैं बता ही चुका हूं कि दिवस से एक प्रश्न आपको निश्चित ही मिलेगा। तो विश्व जल मग्नता दिवस 4 ऑप्शन है आपके पास। 22 मई, दूसरा है 28 फरवरी, तीसरा है 2 फरवरी और चौथा जो है वह है 20 मार्च। 4 ऑप्शन है। तो विश्व जलमग्नता जो दिवस मनाया जाता है ना, वह मनाया जाता है आपका फरवरी, यानी कि 2 फरवरी। सी है ना, सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर सवाल पर आते हैं। कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? कोशिका, जी हाँ, सेल, है ना। कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था आपसे पूछ रहा है। देखिए ऑप्शन है आपके सामने, 4 ऑप्शन है। रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, लुवेनहॉक और स्लाइडेन और स्वान, है ना। तो 4 ऑप्शन है, अब आपको सही आंसर बताना है। जो सही आंसर है ना वह है रॉबर्ट हुक। जी हाँ, रॉबर्ट हुक। किसी को स्लाइडन और स्वान लग रहा होगा तो वो सेल थ्योरी दिया था, है ना, कोशिका सिद्धांत दिया था उसने, कोशिका शब्द नहीं। ये भी आपको जहन में रखना है। उत्खनन क्या कहलाता है? उत्खनन क्या कहलाता है? जब टेलीग्राम पर ये क्वेश्चन आया तो बहुत कम 10% लोगों ने ही केवल इसको सही कर पाया है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। अधिक गहराई की खान, गहराई के साथ की गई खुदाई, ऊपरी परत की खुदाई, कम गहराई की खान। तो जो ऊपरी परत की जो खुदाई होती है ना वह उत्खनन होता है। क्या होता है? उत्खनन। ऊपरी परत की खुदाई उत्खनन कहलाती है। बढ़िया प्रश्न है, लिख लीजिएगा। चलिए 20वां प्रश्न क्या कह रहा है। सापेक्षता का सिद्धांत, जी हाँ, सापेक्षता का सिद्धांत के खोजकर्ता। 4 ऑप्शन, न्यूटन, रदरफोर्ड और 2 ऑप्शन और है आपका, यहां होगा ऑप्शन, देखिए, हाँ, जेम्स चैडविक और आइंस्टीन। तो जो सापेक्षता का सिद्धांत है वो आइंस्टीन, खोजकर्ता कौन है? आइंस्टीन, है ना, यानी कि डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 21वें प्रश्न पर आते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखलीपुत्र गोशाल, आनंद उपली या स्थूलभद्र? तो आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वह थे मखलीपुत्र गोशाल। जी हाँ, कौन थे? मखलीपुत्र गोशाल। याद रखिएगा नाम, बढ़िया प्रश्न है, आता है ये वाला प्रश्न। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, ठीक ना। अच्छा, ये जब टेलीग्राम पर क्वेश्चन आया तो कितने लोगों ने गलत किया। अंग पूछा जा रहा है, अंग, कोई ग्रंथि नहीं पूछी गई है। तो 1% लोगों ने पेट लगाया है, 47% लोगों ने यकृत लगाया है और 17% लोगों ने क्या लगाया है? फीमर। ये फीमेल नहीं है, फीमर है, फीमर। और 35% ने लगाया है क्या? स्किन। तो सबसे बड़ा जो अंग है स्किन, देखिए स्किन आपके पैर से लेकर के आपके ललाट तक है, तो सबसे बड़ा अंग तो यही हुआ ना। ये बिल्कुल एक है, कटपिट वाला नहीं है ये। तो ये समझ लीजिए सबसे बड़ा अंग स्किन है, त्वचा। इनमें से कौन रबी की फसल है? चावल, तरबूज, बरसीम की भिंडी? आप जानते हैं कि जो बरसीम है, बरसीम, वह रबी की फसल है। जी हाँ, बरसीम किसकी फसल है? रबी की। चलिए आगे चलते हैं। 24वां प्रश्न। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन हेतु वन वर्षा, जी हाँ, यहां पर देखिए वर्षा है, वर्षा होना चाहिए। कह रहा है कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन होगा जब वर्षा कितना होगा? तो वर्षा जो 200 सेंटीमीटर से अधिक होता है तब उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन होता है। जी हाँ, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन हेतु वर्षा जो है वह 200 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। चलिए 25 नंबर सवाल देखिए, सार्क से 2 बार प्रश्न आ गया।
एक बार और आया था। इसमें से सार्क का कौन सा सदस्य है, ठीक ना, नहीं है, कौन है, मतलब 3 नहीं है, एक है। तो देखिए श्रीलंका जो है वो सार्क का सदस्य है, चीन भी नहीं है, थाईलैंड भी नहीं है और इंडोनेशिया भी नहीं है। श्रीलंका जो है वह सार्क का सदस्य है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। चलिए, पौधे में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है। फ्लोएम का कार्य क्या है पौधे में? क्या ऑक्सीजन परिवहन करते हैं, क्या जल परिवहन करते हैं, अमीनो अम्ल परिवहन करते हैं कि आहार परिवहन? तो फ्लोएम जो है ना वो आहार, भोजन को इधर से उधर ले जाता है, वही है फ्लोएम। इनमें से कौन आभासी फल यानी कि फॉल्स फ्रूट का एक उदाहरण है? झूठा फल कह लीजिए, आभासी फल कह लीजिए, फॉल्स फ्रूट कह लीजिए। तो जो सेब है ना वह आभासी फल है, फॉल्स फ्रूट का उदाहरण है कौन? सेब। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं 28वें नंबर सवाल। वाह्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। वाह्य मतलब बाहरी हिमालय। देखिए हिमालय है ना ऐसे, तो इसका जो सबसे बाहरी भाग है इसको किस नाम से जाना जाता है? क्या ट्रांस के नाम से कि महान शिवालिक के सभी को मिला करके? तो ट्रांस मतलब होता है पार, है ना, जैसे आप जानते हैं ना ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी। तो ट्रांस मतलब होता है पार, कि हिमालय के पार वाला यानी कि उधर वाला, हिमालय से पीछे सबसे। तो ये तो होगा नहीं, महान हिमालय भी नहीं होगा। जो शिवालिक हिमालय है इसी को बाह्य हिमालय के भी नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, अच्छा प्रश्न है, ध्यान में रखना है आपको। चलिए 29वें प्रश्न पर आते हैं। किस समिति के सदस्य केवल लोकसभा से होते हैं? केवल लोकसभा, प्राक्कलन की लोक लेखा की कोई नहीं, किस दोनों में? तो देखिए लोक लेखा समिति में 22 सदस्य, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, तो ये तो होगा नहीं। इसमें जो 30 के 30 है प्राक्कलन में, वह 30 है लोकसभा से। तो यही तो पूछ रहा है, केवल लोकसभा से होते हैं, तो वो कौन होते हैं? प्राक्कलन समिति। देखिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, प्रश्न ऐसे आपको बनेगा परीक्षा के लिए। आगे चलें, चलिए। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है? मैं बता चुका हूं कि राष्ट्रीय उद्यान से प्रश्न आपको बनेगा ही बनेगा, मिलेगा ही मिलेगा। तो राष्ट्रीय उद्यान से प्रश्न जो है उसको आप करके जाइएगा। तो सिमलीपाल जो है वह उड़ीसा में है। कहाँ में है? उड़ीसा में है। अच्छा प्रश्न है, ध्यान देना है। सिमलीपाल कहाँ में है? उड़ीसा। ओके, चलिए चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 31, 30 और 31। शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ आप जानते हैं कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को देख लीजिए, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का पूछा गया है, हालांकि इसमें गलत दिया गया है। शुष्क बर्फ की जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड का पूछा जाना चाहिए था, है ना। तो शुष्क बर्फ यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, अब यहाँ पर खाली कार्बन डाइऑक्साइड का दिया है। तो चलिए समझने के लिए ये सही है, CO2 आप जान गए, है ना। शुष्क बर्फ किसको कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, वही है यहाँ पर। चलिए 5 जगत का वर्गीकरण किसने प्रतिपादित किया था? 5 जगत का वर्गीकरण क्या हैकल ने, व्हिटेकर ने, लिनियस ने या कोपलैंड ने? तो 5 जगत का जो वर्गीकरण था वह व्हिटेकर ने किया था। किसने किया था? व्हिटेकर ने किया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। टाइफाइड से प्रभावित अंग एक बीमारी है, इससे कह रहा है कि कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से जो अंग प्रभावित होता है वह होता है आंत। क्या होता है? आंत, जो कि आपका ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ठीक ना, लेकिन याद कर लीजिए टाइफाइड से प्रभावित अंग होता है आंत। इंपॉर्टेंट है, यहाँ ऑप्शन में आपका नहीं दिया हुआ है, लेकिन याद कर लीजिए आंत ही जो है, स्किन नहीं है, आंत है। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। चलिए, यह अवध का अंतिम नवाब था, कौन था भैया? 4 ऑप्शन है, सादत अली, वजीर अली, आसिफ अब्दुल्ला है और वाजिद अली शाह। तो वाजिद अली शाह जो हैं, यानी कि डी नंबर ऑप्शन यह सही है। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह। निजता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? निजता का अधिकार यानी कि राइट टू प्राइवेसी, है ना, अनुच्छेद 20, 21, 19 या 22। तो अनुच्छेद 21, जी हाँ 21 जो है वह निजता का अधिकार है, ठीक ना। निजता के अधिकार में देखिए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है जीने का अधिकार ना। तो जिएंगे आप कैसे?
आपकी प्राइवेसी अच्छी रहेगी तो आप प्रतिष्ठा के साथ जिएंगे, नहीं आपकी प्राइवेसी भंग हो जाएगी तो आप प्रतिष्ठा के साथ नहीं जी सकते हैं। तो अनुच्छेद 21 में लिखा हुआ है प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार। और प्रतिष्ठा के साथ कब जिएंगे, जब हमारी प्राइवेसी बनी रहे। अब हमारी प्राइवेसी भंग हो जाएगी तो दिक्कत होगी ना, असुविधा होगी। तो इसी वजह से निजता का अधिकार जो है वह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, याद रखिएगा। चलिए, आहार नली की सबसे बाहरी परत कहलाती है। आहार नली की सबसे बाहरी परत मस्क्यूलारिस, लुमेन, सिरोसा या म्यूकोसा, है ना। तो आहार नल जो है, जैसे ये आहार नल है, तो इसकी जो सबसे बाहरी जो लेयर होगा यह कहलाएगा सेरोसा। जी हाँ, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, क्या कहलाएगा, सेरोसा कहलाएगा। चलिए, शिवाजी ने सूरत की प्रथम लूट कब की, इंपॉर्टेंट है, पूछता है शिवाजी की लूट से प्रश्न बहुत बार आया है तो ध्यान में रखना है। तो शिवाजी की पहली लूट जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा वर्ष 1664 में पहली लूट इनकी हुई है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। प्रस्तावना में, यहां पर में आपको नहीं दिख रहा है, प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार है। तो जब आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो भारत शब्द का उल्लेख 2 बार आपको मिलेगा। कहां कहां मिलेगा, पढ़िएगा शुरुआत में, हम भारत के लोग, है ना, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो बस इतने हैं, भारत के लोग और भारत को, 2 ही दफा है। 38 का बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, ये बिहार दरोगा में भी ये प्रश्न पूछा गया है, बिहार पुलिस में भी पूछा गया है। गन्ना में लाल सड़न रोग होने का कारण क्या है। ऑप्शन है कैलिविशस पर्पुरिया, टोलियोस्पेरियम, क्लाट्रिटिकम फॉक्टम या फाइटोपैथेरा इन्फेंटस। तो जी हाँ, कोलाइट्राटिकम फॉक्टम, जी हाँ, कोलाइट्राटिकम और कोलाइट्राटिकम फॉक्टम जो है वही है गन्ना में लाल सड़न रोग का जिम्मेदार। चलिए, बंधुत्व, देखिए थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है, मैं शुरू में बताया ना कि कुछ प्रश्न इजी, कुछ थोड़ा सा और कुछ बहुत ज्यादा कठिन। तो बंधुत्व शब्द का उल्लेख प्रस्तावना के अलावा भारतीय संविधान के किस भाग में मिलता है। बंधुत्व प्रस्तावना में तो है ही, लेकिन और कहाँ है प्रस्तावना के अलावा। तो प्रस्तावना के अलावा जब आप मूल कर्तव्य पढ़ेंगे तो मूल कर्तव्य में है भाईचारे की भावना रखना, वहीं आपको दिखाई देगा बंधुत्व शब्द का उल्लेख। चलें आगे। चलिए, तो वाहन चलाते, मतलब गाड़ी चलाते समय ड्राइवर जो होता है वह पीछे के जो दृश्य देखता है, पीछे का जो ट्रैफिक देखता है, तो कौन सा दर्पण रहता है उसमें, उत्तल, समतल, अवतल या इनमें से कोई नहीं। तो गाड़ी में जो होता है ना वह उत्तल दर्पण होता है। कौन सा, उत्तल दर्पण होता है गाड़ी में लगा हुआ, इंपॉर्टेंट, ध्यान देना है। जेट स्ट्रीम चलती है, सामान्यतः जेट स्ट्रीम कहाँ चलती है, समताप में कि वाह्य में कि मध्य में कि क्षोभ मंडल में। तो जेट स्ट्रीम सामान्यतः क्षोभ मंडल में चलती है। इनमें से कौन सा सदिश राशि का उदाहरण है। सदिश राशि का उदाहरण कौन है। ऑप्शन विद्युत धारा, त्वरण, लंबाई, विद्युत धारा तथा त्वरण। तो जी हाँ, खाली त्वरण जो है यह सदिश राशि का उदाहरण है। जी हाँ, त्वरण सदिश राशि का उदाहरण है। चलिए, 44 नंबर प्रश्न, चटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई थी किसने। सुरेश सेन, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी की जतिन दास। चटगांव छापामारी, तो चटगांव जो शस्त्र था, बंदूक जो शस्त्रागार था, वहां छापामारी की योजना बनाई थी, तो सुरेश सेन ने बनाई थी। इनको मास्टर दा के नाम से भी जानते हैं, थोड़ा सा जान लीजिए इनके बारे में। टेबल टेनिस का जन्मदाता है, कौन सा देश है भैया। जापान, इंग्लैंड, भारत, चीन। बहुत लोगों ने चीन लगाया है, बट चीन नहीं, इंग्लैंड जो है ना वो टेबल टेनिस का जन्मदाता है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 46, भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी है। भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा, यहां पर लगभग सारे बच्चे गुजरात ही लगाते हैं आंसर, लेकिन यहां पर आपको याद रखना चाहिए कि कहीं भी राज्य का उल्लेख नहीं किया है। अब आप कैसे ये निर्धारित कर लिए कि राज्य पूछ रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश, ये तो भारत की सबसे लंबी तटीय, तो जब न निर्धारित हो तो ऑप्शन अंडमान निकोबार लगाना है आपको। राज्य बोल दे तो गुजरात लगाना है,
केंद्र शासित प्रदेश बोल दे तो गुजरात नहीं लगाना है, अंडमान लगाना है। और अगर कुछ नहीं पूछे तो आपको अंडमान निकोबार और द्वीप समूह ही लगा देना है। चलिए, स्वराज दल की असफलता के बाद क्या हुआ? स्वराज दल की असफलता स्वराज दल की स्थापना किसकी असफलता के बाद हुआ? कह रहे कि स्वराज जो दल है इसकी स्थापना किसकी असफलता के बाद हुआ? क्या चंपारण सत्याग्रह, क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्या रॉलेट एक्ट, क्या असहयोग? तो असहयोग जो असफल हुआ इसके बाद ही स्वराज दल का स्थापना हुआ है। चलें आगे। मैसूर के किस शासक ने डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की? मैसूर के कौन सा वह शासक था जिसने डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित की? नंदराज और देवराज हैं। अगला ऑप्शन है कि टीपू, हैदर अली, उसके बाद वेंकट द्वितीय। तो इसमें हो जाएगा राइट आंसर हैदर अली। जी हाँ, हैदर अली ने ही आधुनिक शस्त्रागार डिंडीगुल में स्थापना करा है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। भारत की जनसंख्या, आप जनसंख्या जान ही रहे हैं कि जनसंख्या से आपको बहुत प्रश्न देखने को मिलने वाला है। भारत की जनसंख्या का बृहद विभाजक वर्ष, जी हाँ, भारत की जनसंख्या का बृहद विभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? 61, 31, 21 या 71? तो बृहद विभाजक वर्ष जो है वह वर्ष 1921 को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। आज का आखिरी सवाल, CaSO4 into 2H2O को जाना जाता है। एक बार कभी हाफ H2O पूछ देगा यहाँ पर, है ना, और कभी 2H2O पूछ देगा। तो दोनों याद रखना है। अगर हाफ H2O पूछ दे तो हाफ पूछ दे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, और 2H2O पूछ दे तो जिप्सम। दोनों याद रखना है, हाफ में प्लास्टर ऑफ पेरिस और 2H2O तो जिप्सम। तो ये 50 प्रश्न थे जो कि आपको क्विज के माध्यम से भी कराए ही गए थे। अगर क्विज नहीं आप दे पाते हैं तो जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल से, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप अपनी जो स्थिति है उसको आप देख सकते हैं, क्या है आपकी स्थिति, कैसी है आपकी तैयारी। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।